मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है लाइफ लर्निंग स्किल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले नंबर प्रश्न से, यूनिट फर्स्ट के। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ स्किल? तो ज़िंदगी की जो स्किल होती हैं, जीवन के कौशल में आपको किन किन चीज़ों को सीखना पड़ता है। देखो, इंसान को जीवन में जीने के लिए सबसे अच्छी क्या चीज़ें सीखनी होती हैं? अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी। कैसे भी वातावरण में रहो, कहाँ भी रहो, आपको अडेप्ट करना आना चाहिए। जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो इधर के आसपास के इलाके के हो। आप में से काफ़ी विद्यार्थियों ने अपनी गांव से छोड़ के, गांव की स्कूल को छोड़ के शहर के किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आए होंगे। काफ़ी बच्चे होंगे जो दूर दूर से राजस्थान यूनिवर्सिटी, महारानी कॉलेज, इन सब में भी आए होंगे, हॉस्टल में भी रहते होंगे। वहाँ पर आपको अलग अलग जगह के बच्चे मिलेंगे। कोई आपका करौली का है, कोई भरतपुर का है, कोई झालावाड़ का है, कोई इधर जोधपुर का है, कोई शेखावाटी का है। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबके अपने अपने रहने का तरीका है। कुछ लोगों के साथ आपकी बनती होगी, कुछ लोगों के साथ आपकी नहीं भी बनती होगी। लेकिन अब आपको एक साथ आप धीरे धीरे रहने लगे तो आपने क्या किया, आपकी जयपुर में आए, वहाँ की भाषा अलग थी, वहाँ का खान पान अलग था, वहाँ का मौसम अलग था। घर पे गांव में आप 7-8 बजे सो जाते थे, यहाँ पे रात के 12 बजे तक आप इधर उधर घूमते रहते हो। तो इसी हर वातावरण में ज़िंदगी की कैसे भी परिस्थिति हो, अच्छी या बुरी, आपको उनमें खुद को डाल लेने को क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है, अडेप्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाट इज़ द लाइफ स्किल एजुकेशन नीडेड? मतलब जीवन में जीवन कौशल शिक्षा की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? ताकि बदलते समाज के साथ, समझ में आ गया, फॉर चेंजिंग सोसाइटी। तो देखो, पहले के समय में, आज के समय में, पहले के समय क्या करते थे, कोई भी काका मतलब परिवार के लोग भी बच्चे को डांटते थे। आज थोड़ी डांट देते हैं। पहले के समय सभी लोग एक साथ बैठते थे, बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे। पहले के समय में मतलब महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के समय दी जाती है। तो आज के समय वो बहुत सी चीज़ें बदल गई है जो पहले के समय नहीं हुआ करती थी। तो बदलते समय के साथ खुद को उस वातावरण में ढाल लेना, अपनी सोच को उस हिसाब से बना लेने को क्या कहा जाता है? लाइफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। तो बदलते हुए समाज के साथ खुद को बदलना ही जीवन कौशल की कला होती है। जीवन कौशल का परिचय सबसे पहले किस संगठन द्वारा दिया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल्स? तो जीवन कौशल का परिचय वो सबसे पहले किस संगठन के द्वारा दिया गया? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा क्या है, जीवन कौशल के परिचय को दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके द्वारा जीवन कौशल की जो परिचय है पूरी दुनिया को पहली बार बताया गया। अगले वाला प्रश्न है, जीवन कौशल शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या होता है? व्हाट इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन? तो कौन से वाला होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस है वो क्या होती है? वो जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन कौशल शिक्षा की पद्धति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन? तो कौन सी नहीं है लाइफ स्किल एजुकेशन से संबंधित? क्या होगा? लेक्चर बेस, मतलब भूमिका का निर्माण करना, मतलब आप कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, आपको कोई इंसान सिखा रहा है। जैसे क्या होता है, नाटक वगैरह किए जाते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है? जीवन की अलग अलग परिस्थितियों के बारे में दिखाया जा रहा है। तो आप नाटक के माध्यम से रोल, भूमिका को अदा करके आप क्या सीख सकते हो? लाइफ लर्निंग सीख सकते हो। आपस में चार आदमी बैठ गए और आपस में डिस्कशन कर रहे हो, जैसे कोई ब्याह शादी होती है, चाय की थड़ी हो गई, या फिर कहीं भी कोई चबूतरा हो गया जहाँ पर 4 लोग बैठ के अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। बुजुर्ग लोग के, देखो हमारे समय में ऐसी मुश्किलें हुआ करती थी, है ना, या फिर कभी कभी अपनी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो आप सीखते हो कि जीवन में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, संस्कार सीखने चाहिए, मुश्किल परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से जीवन का निर्वहन करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। अगले क्या? अनुभव करके। जीवन में बहुत सी चीज़ें ना हम कोई लेक्चर से सीख सकते हैं, ना किताबों से सीख सकते हैं, ना सीख सकते हैं हम कोई रोल प्ले करके। हम सीख सकते हैं सिर्फ अनुभव से जीवन में। समझ में आपको चाहिए कितना ही आपका दोस्त बता दे कि आपको जयपुर में जाकर ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा आपका जीवन होगा, लेकिन आपको पता तो जब चला ना, जब यहाँ पर आप आकर रहने लग गए। समझ में आ गया? तो यही है, आप अनुभव से भी बहुत सी चीज़ें सीखते हो। लेकिन इनमें से कौन सा मेथड नहीं? व्याख्यान से। तो कोई आपको कितना ही ज्ञान दे ले, ज्ञान से नहीं सीखता इंसान, परिस्थितियों के हिसाब से ही चीज़ों को सीखता है। अगले वाला प्रश्न है,
जीवन कौशल की 3 प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी होती है? व्हाट आर द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ लर्निंग स्किल्स? तो लाइफ लर्निंग स्किल की 3 प्रमुख जो आपके सामने स्किल्स कौन सी होती हैं? तो इसका पहला आंसर क्या होगा? जर्निक, मतलब सामान्य परिस्थितियाँ, जैसे कि रोज की आपकी परिस्थितियाँ। मैं उदाहरण देके बताऊँ, आप आटे की चक्की पे गए आटा पिसाने के लिए, है ना? अब गए आप वहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, एक दिन के लिए आपका जो आटा है, जो आटा चक्की है वो ख़राब हो गई। तो आपको क्या हुआ, अब घर में ज़रूरत थी लेकिन मिला नहीं, तो आपने क्या किया, पड़ोसी से ले लिया और फिर आपका पीस कराया तो आपको वापस दे दिया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। फिर क्या है, विशेष परिस्थितियाँ, जैसे क्या होगा, आपके घर में आपके दादाजी बीमार हो गए, अब उनकी आयु हो गई तो वो बीमार हो गए, तो ये कैसी परिस्थिति है? अब आपको क्या करना था, आपके कॉलेज की परीक्षा है और आपके दादाजी भी बीमार हो गए, तो अब आपको दोनों चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? उनकी भी देखभाल करनी पड़ रही है, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, आपको जीवन कौशल की एक स्पेसिफिक, एक विशेष परिस्थिति के बारे में ये घटना है। अगले वाला क्या, एरिया स्पेसिफिक घटना। एरिया स्पेसिफिक क्या होती है, कोई भी एक घटना से संबंधित, जैसे कि आपका क्षेत्र है, इस समय झालावाड़ में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई। इससे क्या बाढ़ की परिस्थितियाँ देखने को मिली। अब वहाँ के बच्चे हैं, अब बेचारे वहाँ के बच्चे ऐसे हर परेशान हो रखे हैं कि भाई उनके खेतों में पानी भर गया है, उनके घरों में भी पानी देखने को मिल रहा है, निचले इलाके में रहते हैं, पानी भर गया है। अब वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, उनके एग्जाम आ रखी है। तो ये किस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, इनको बोला जाता है एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी को लाइफ लर्निंग स्किल्स के नाम से हम जानते हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं, सामान्य, विशेष और क्षेत्रीय। 7 नंबर प्रश्न की बात करूँ, जेनरिक स्किल्स का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज द जेनरिक स्किल्स मीन्स? तो जेनरिक स्किल्स का क्या मतलब होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जर्नल लाइफ स्किल, मतलब सामान्य जीवन से संबंधित जो कौशल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको आपको जर्नल सामान्य सामान्य जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है उनको। मतलब आपको किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, किस प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, कैसे समाज के कार्यक्रम होते हैं उनमें आपको भाग लेना चाहिए, ये सारे की सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके सामने सामान्य जीवन के कौशल होते हैं। जो हमारे संस्कार होते हैं ना, उन्हीं को अपन सामान्य जीवन के कौशल बोले जाते हैं। साथ के साथ जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में आपको खुद को कैसे ढांढस बंधाना होता है, ये सब चीज़ों को सामान्य जीवन कौशल के नाम से अपन जानते हैं। किस रिपोर्ट में जीवन कौशल शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है? विच रिपोर्ट एम्फेसाइज द लाइफ स्किल एजुकेशन? तो किस पे जोर दिया जाता है? डेलोर्स रिपोर्ट। तो किस रिपोर्ट में जीवन कौशल पे जोर दिया जाता है? तो कौन सी हो गई? डेलोर्स जो रिपोर्ट होती है वो आपको एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट है, टेक्निकल पर्सन है, याद कर लेना, अगर पर्सन देखने को मिले डेलोर्स रिपोर्ट मान देना। और याद नहीं होता ऐसे याद कर लेना कि डेली डेली कोई काम कराना वही तो जीवन कौशल हुआ है, डेली डेली। तो यह डेली डेली की चीज़ क्या, हम डेलोर्स रिपोर्ट में आई है। अगले वाला है प्रॉब्लम स्पेसिफिक स्किल, मतलब कोई समस्या आ गई और उससे संबंधित क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल है? तो कौन सा एग्जाम्पल है, पहले तो थानियों बता दूं, तनाव प्रबंधन करना। अब जहाँ थे, मानो थे 4 दोस्त हो और 4 दोस्त चारों का चारों गया घूमने गाड़ी लेके। अब क्या हो, पूछा और आधे बीच में क्या हो, टायर पंचर हो गो थारी गाड़ी को। समझ में आ गई? अब एक दो जनों होगो, अब गाड़ी में थाने पता भाई किन टायर सही करना है, और दूर दूर तक वो टायर पंचर की भी दुकान को नहीं, तो थे बहुत समस्या में आगा, है ना। एक दो थारो दोस्त यहाँ टेंशन मारे है कि मैं तो घर बता के को नहीं, और मन जाके मतलब वो भी करना है। फिर उसके बाद में कि एक दोस्त है वो थोड़ा कम टेंशन में फ़ोन मिलाए, कोई दोस्त का कोई दोस्त आए वो मैकेनिक न जानो, और फिर वो क्या करो, मैकेनिक आगे थारी गाड़ी सुधारी। तो यह क्या है, इनके क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिक स्किल्स के नाम से जाना जा है। देखो सही आंसर क्या होगा, तनाव प्रबंधन कौशल, मतलब आपके अंदर जीवन में जितना आप तनाव को प्रबंधन कर सकते हो, जितना तनाव को आप सहन कर सकते हो, उतना ही जीवन में आप बेहतर कर सकते हो। चाहे कोई परीक्षा हो गई, चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो गई, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक स्किल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल में शिक्षा का योगदान नहीं है? तो कौन से में नहीं रहता आपका शिक्षा का योगदान? इसका सही आंसर क्या होगा? FAO है, उसका शिक्षा से संबंधित कोई योगदान नहीं है। अगले वाला, एरिया स्पेसिफिक स्किल्स का सही उदाहरण क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एरिया स्पेसिफिक स्किल? तो एरिया स्पेसिफिक स्किल का सही आंसर क्या होगा आपके सामने? इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पालन है कौशल, मत्स्य प्रबंधन कौशल। अब एक बात सोचो, आप मत्स्य क्या हो, मछली पालन को जैसलमेर को आदमी मछली पालन के बारे में सोच के कहीं सोचो को भाई, पानी उनका पीने के लिए कोई मछली कट्ठी होंगी उनका, है ना। अब मछली पालन कट्ठे उसका जहाँ झालावाड़ साइड में जैसे बहुत बारिश है उसका, बटिया राजस्थान में, या फिर कोई कोस्टल एरिया को,
समुद्री तट को एरिया को उठे के उसका मछली पालन उसका है। तो ये जो आपका सामने ये कया को स्किल है या आपकी क्षेत्र विशेष स्किल है, समझ में आ गई। क्षेत्र क्षेत्र पर निर्भर करे, जठे पानी होगा, आप लद्दाख को आदमी है वो कठिन मछली पालन कर ले होगा, ऐसा ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं, इसको क्या बोला जाता है, जहाँ पे क्षेत्र पे जो चीज़ें निर्भर करें, जो उसके हिसाब से अपन चीज़ों को सीखें, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, एरिया स्पेसिफिक स्किल्स के नाम से उनको जाना जाता है। जीवन कौशल की शिक्षा को बढ़ावा देने में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा आती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, WHO। तो WHO क्या करता है, आपको जीवन कौशल की शिक्षाओं को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है वो सही का आंसर होने वाला है। जीवन कौशल शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ लर्निंग स्किल। तो लाइफ लर्निंग स्किल्स का अल्टीमेट गोल क्या होता है, होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट देखने को मिले, सारा का सारा डेवलपमेंट हो, जीवन के बारे में हर चीज़ों के बारे में वो सीखे, उसको क्या कहा जाता है, उसको होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। ये मैंने यूनिट फर्स्ट तो आपको रिवाइज करा दिया, अब यूनिट सेकंड देखेंगे। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सेल्फ अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, नाम क्या है, सेल्फ प्लस अवेयरनेस। सेल्फ मतलब स्व, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, खुद के बारे में जागरूकता की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वयं को समझना ही सेल्फ अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। आप खुद के बारे में जानते हो भाई मेरे अंदर क्या स्किल है, जैसे कोई आदमी है, कोई बच्चा है, उसके अंदर क्या है, पेंटिंग करने की बहुत अच्छी स्किल है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है, कोई अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई इंसान बहुत मार्केटिंग में बहुत अच्छा है। तो ये आपके अंदर कौन सी स्किल है, कौन सा अनुभव, आप बहुत किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता के नाम से जाना जाता है। सहानुभूति, इम्पैथी का सही अर्थ क्या, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को सही से महसूस करना आपको इम्पैथी के नाम से जाना जाता है। जैसे डॉक्टर हो गया, अच्छा सा एग्जांपल दूं, डॉक्टर हो गया, फिर एनजीओ वगैरह में काम नहीं करते हैं जो, वो क्या होते हैं, वो लोग थोड़े सेंसिटिव टाइप के होते हैं, जो दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझकर क्या करते हैं, उनको सोल्व करने का काम कार्य करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, सहानुभूति के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रमुख तत्व क्या होता है, व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या होता है, सक्रिय रूप से सुनना। तो बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, सिर्फ बोलना ही नहीं, सामने वाले को सुनने वाली स्किल भी अगर आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हो, आप बहुत ही अच्छे वक्ता बन सकते हो। सुनोगे तभी बोलना सीखोगे, इसलिए पहले जीवन में सुनना सीखना चाहिए हमें। अगले वाले पर्सन की बात करें, लीडरशिप की एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, इंस्पायरिंग अदर। तो लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। दूसरों को, एक लीडर वही होगा ग्रुप में जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है, प्रेरणा देने के उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। स्व जागरूकता व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ अवेयर पर्सन। तो एक जो स्व जागरूक है जो व्यक्ति, उसकी क्या आपके सामने विशेषताएं होती हैं, तो क्या विशेषताएं होती हैं, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी भावनाओं को पहचाना, रिकॉग्नाइजिंग योर इमोशंस। तो अपनी जो व्यक्ति है जो खुद की भावनाओं को समझ सकता है, वही क्या कर सकता है, वही स्वयं जागरूक व्यक्ति है। समझ में आ गया, मतलब उसको पता चल जाए कि खुद की उसको गुस्सा आ रहा है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, वो उसको कैसी भावनाएं अंदर से आ रही है और उन पर नियंत्रण कर सके, उसको क्या कहा जाता है, स्वयं जागरूक व्यक्ति बोला जाता है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना, भाई मन तो गुस्सा बहुत आवा है लेकिन फिर भी मैं यहाँ की कंट्रोल कर जाऊँ। तो गुस्सा सबको आता है, लेकिन जो नियंत्रण करना जानता है और जो नहीं जानता, उसी के बीच में फ़र्क होता है, सभी के बीच में। अगले वाला प्रश्न है, सहानुभूति का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो व्हाट द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस द एम्पैथी। तो आपको जो सहानुभूति है उसको समझने से सबसे अच्छी तरीका कौन सा होता है, तो सक्रिय रूप से दूसरों को सुनना, टू लिसन द पीपल्स एक्टिवली आर नोन एज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस द एम्पैथी। तो एम्पैथी को सबसे अच्छे से समझने का क्या कहा जाता है, आपको एक्टिवली सुनने को कहा जाता है। प्रभावी संचार के लिए कौन सा कौशल आवश्यक होता है, विच स्किल इज असेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगले वाला पॉइंट है, प्रभावी संचार के लिए कौन सा आवश्यक होता है, कौन सा गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, मतलब अगर आप कोई बात बोल रहा है तो सामने वाले की आपको बातें सुननी भी होती हैं,
समझ आ गया। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि सामने वाले की भावनाओं को आप समझ सको, सुन सको कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। उसको क्या कहा जाता है, पेशेंस के नाम से जाना जाता है, धैर्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। नेतृत्व में टीम भावना का क्या अर्थ होता है, वाट डज द टीम स्पिरिट मीन इन लीडरशिप। तो कोई भी व्यक्ति है जो टीम भावना हो रही है, नेतृत्व में कोई इंसान के अंदर टीम की भावना अगर उत्पन्न की जा रही है तो उसका क्या अर्थ होता है, उस व्यक्ति में समूह का सहयोग होना। तो भाई कोई भी टीम है, जैसे क्रिकेट की टीम मान लो आप, ठीक है, मैच होते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा होता है, कौन सी टीम बढ़िया करती है, जिसमें हर खिलाड़ी बढ़िया कर रहा है, ओपनर भी बढ़िया खेल रहे हैं, मिडल भी बढ़िया कर रहा है, ऑलराउंडर बढ़िया खेल रहे हैं, बॉलिंग भी बढ़िया बेस्ट है, तो वही टीम जीतेगी ना। तो जिस टीम के अंदर सारे खिलाड़ी बेहतर करते हैं, उसी क्या होती है, उसी टीम में टीम की भावना मजबूत होती है और वही टीम अंततः में जीतती भी है। तो उसका यही होता है कि एकला व्यक्ति नहीं, सारी की सारी टीम है वो काम करनी चाहिए बेहतर तरीके से। मित्रता, फ्रेंडशिप किस पे आधारित होता है, फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन। तो मित्रता किस पे आधारित होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, विश्वास और समझ पे। तो आप दोस्त हो, कैसे दोस्त होंगे भाई, कभी भी देखना, आप पढ़ाई करने वाले बच्चों के हमेशा पढ़ाई करने वाले दोस्त मिलेंगे, है ना। और जो ज़्यादा घूमने वाले बच्चे हैं, इधर उनको घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनके साथ वाले भी देखना आपको हमेशा कैसे बच्चे मिलेंगे, जो साथ में घूमने फिरने वाले बच्चे होंगे, है ना। और जो बच्चे थोड़ा थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा कर लेते हैं, उनके साथ वाले भी देखना ऐसे मिलेंगे। तो आप जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, वैसे ही आपके दोस्त भी मिलते हैं। तो आप में क्या होता है, विश्वास और समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी क्या कर सकते हो आप अपनी दोस्ती को चला सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विश्वास और समझ होना जरूरी होता है किसी भी दोस्ती को चलाने में। अगले वाला प्रश्न है, किशोर और माता पिता के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण क्या होता है। व्हाट आर द मेन कोज ऑफ द पेरेंट एंड यूथ। तो पेरेंट और यूथ के बीच में क्या होता है, जनरेशन गैप। अब आपके माँ बाप कहते हैं कि भाई फ़ोन कम चलाया कर बेटा, थोड़ा पढ़ भी लिया कर, तो थाना आओ झाड़ आवा है नई बात पे। तो यो क्यों हो रहे हो, झाड़ गुस्सो क्यों आ रहे थाने, एक लिए आ रहे हैं क्योंकि आपके माता पिता कहते सही हैं, लेकिन आपकी उम्र ऐसी है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। वो मोबाइल को ऐसे मानते हैं कि वो एकदम गलत चीज़ है, लेकिन एकदम गलत भी चीज़ नहीं, उसमें सही भी चीज़ें बहुत सी होती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जनरेशन गैप है, उनके वक्त में मोबाइल है वो इतना था नहीं और आपके समय में है। तो ये विचारों की जो विचारधारा की जो आप में टकराव देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, जनरेशन गैप के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डेवलप द सेल्फ अवेयरनेस। तो खुद के बारे में स्व जागरूकता पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ध्यान और आत्मचिंतन करने के बारे में। तो ऐसे अब आपको समझो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, आपके कॉलेज के टीचर ने आजकल आपको डांट दिया, आप कॉलेज में गए, आपको डांटा किसी बात के लिए, समझा, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स करते हो, बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, बहुत अच्छा मतलब आप स्पोर्ट्स में हो, आपके कोच ने कल आपको बुलाया पर्सनली और आपको डांटा। तो आप दो चीज़ कर सकते हो, क्या तो आप वहाँ पर ये समझ खुद उससे ईर्ष्या कर सकते हो कि भैया तो कोच मन चावे को नहीं हो, तो मेरा जड़ा है, ये हो सकता है। या फिर आत्मचिंतन करो कि उस व्यक्ति ने अगर हमें डांटा है, टीचर ने या कोच ने, तो हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होंगे, क्योंकि वो हमारी उस जिस एज में हम उस एज से वो गुजर चुके हैं, हम जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां उन्होंने भी की होगी, तो इसीलिए वो हमें डांट रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझ, तब आप ये चीज़ समझोगे, तभी तो समझोगे कि आपकी गलती क्या है। पहली कोई भी चीज़ को समझने की पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपनी गलती को मानो, गलती को स्वीकार करो। तब क्या करोगे, आप आत्मचिंतन करोगे, फिर आप सोचो कि भाई मैंने कौन सी गलती की, फिर आपको गलती भी पता चल जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, खुद के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं जीवन में कहाँ पर गलतियाँ कर रहा हूँ। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, रचनात्मक चिंतन। क्रिएटिव थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आपको जो रचनात्मक मतलब आप क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को समझ पाते हो, उससे संबंधित आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से संबंधित आपके सामने मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। जैसे कोई आप सोचो, आपकी कॉलेज के अंदर पिछले कुछ दिनों से किस चीज़ की समस्या आ रही थी कि अगले वाला पर्सन क्या, क्रिएटिव थिंकिंग वाला मैंने आपको बता दिया। अगले वाला क्या, आलोचनात्मक चिंतन। अच्छा वो उदाहरण देना रह गया था ना। तो काफ़ी दिनों से समस्या क्या आ रही थी कॉलेज से संबंधित कि आपका अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा क्या किसके पीरियड आ रहे हैं आपके सामने, जो खेल के यूनिवर्सिटी के द्वारा जो खेल के टूर्नामेंट कराए जाते हैं वो टूर्नामेंट आने वाले हैं। अब आपकी कॉलेज उसमें व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई कोच अच्छा कोच नहीं मिल रहा, आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो आप में क्या क्या
जो पिछले ओवर की आपकी जो चैंपियन टीम थी उसके जो एक खिलाड़ी को आपने फ़ोन किया आप में से किसी एक लड़के ने, और उसने क्या किया, उसने आपको ट्रेंड किया और वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो इस प्रकार को क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। वैसे क्रिएटिव थिंकिंग मोस्टली कोई पेंटर हो गया, कोई क्रिएटर हो गया, स्टार्टअप बनाने वाले हो गए, उनको बताया जाता है। समझ में आ गया? तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, नए और अनोखे विचारों को उत्पन्न करना, उसको क्या कहा जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग करके नाम से जाने जाता है। एक आदमी को नहीं एकदम कुपादी आदमी हुई जिनका दिमाग में अलग अलग टाइप का विचार आए, वह क्रिएटिव थिंकर हुए। आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग का मुख्य गुण क्या होता है? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग के मुख्य विचार क्या होते हैं? तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण करना, एनालिसिस द फैक्ट एंड एविडेंस। तो अगर आप बहुत अच्छे क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हो तो सबसे पहले क्रिएटिव थिंकर के काम क्या है, कोई भी समस्या को समाधान करना। अच्छा, समस्या को समाधान करने के लिए आदमी ने पहले समस्या समझनी जरूरी हुआ ना, तो यही चीज़ है। पहले जो तथ्य हैं भाई, क्या समस्या है, उससे संबंधित उन तथ्यों का क्या क्या विश्लेषण है, उन सब चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, उन तथ्यों को आपको विश्लेषण करना होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहला गुण क्या होता है? तो निर्णय लेते हो उसमें सबसे पहले गुण क्या होता है, आप कोई भी समस्या को पहचान करते हो। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। कोई भी समस्या को पहचाना निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहले कदमों में से होगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सही अर्थ क्या होता है? व्हाट आर द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का करेक्ट मीनिंग क्या होता है? समस्याओं का प्रभावी समाधान खोजना। फाइंडिंग द इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम होती है, जो समस्याएं होता है उनका प्रभावी समाधान आपको खोजने से संबंधित होता है। कोई भी समस्या है आपके सामने, उसका आपने क्या क्या समाधान खोजा, तो उसी को क्या कहा जाता है, समस्या समाधान खोजने से संबंधित शब्द होता है। समझने और याद करने का में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंप्रीहेंसिव एंड द मेमोराइजिंग? तो आप कोई भी चीज़ों को समझ रहे हो और उनको याद कर रहे हो, तो इससे संबंधित क्या होता है, आपसे गहरी समझ पैदा होती है। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ साथ के साथ, तो इससे क्या रहा, ये आप उदाहरण भी सारे आपके कॉलेज के, सारे आपके आसपास के हैं, तो इससे आपका हर चीज़ क्या हो रही है, आप याद भी कर रहे हो प्रश्नों को और समझ भी पैदा हो रही है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है, अरे ये तो हमारे साथ ही होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है कंप्रीहेंसिंग एंड मेमोराइजिंग। मतलब समझ भी रहे हो और चीज़ों को याद भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं, इसको क्या कहा जाता है, एकदम इससे गहरी समझ पैदा होती है चीज़ों को लेकर। अगला प्रश्न है, रचनात्मक चिंतन का कौन सा उदाहरण होता है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? तो रचनात्मक का क्या उदाहरण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा, मेक ए न्यू इन्वेंशन, मतलब एक नए प्रकार का आविष्कार करना किससे होता है, आपके रचनात्मक चिंतन से संबंधित होता है। मतलब आप कोई भी एक नया आविष्कार कर रहे हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, एक रचनात्मक चिंतन के नाम से जाना जाता है। आलोचनात्मक चिंतन का व्हाट आर द एसेंशियल फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग? मतलब क्रिटिकल आलोचनात्मक चिंतन का एक मुख्य भाग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एविडेंस बेस्ड रीजनिंग आनी चाहिए आपको। साक्ष्य से संबंधित आपके सामने क्या होना चाहिए, साक्ष्य आधारित तर्क आपको देने आने चाहिए। निर्णय लेने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिसीजन मेकिंग? मतलब आप निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको क्या चीज़ों का पता होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। सूचना और तथ्यों को आप बहुत अच्छे से समझोगे तभी क्या करोगे, आप कोई भी निर्णय ले पाओगे। समस्या समाधान में अंतिम कदम क्या होता है? व्हाट आर द फाइनल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो फाइनल स्टेप क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, परिणाम का मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिंग द आउटकम। जो भी परिणाम आता है उसको आप मूल्यांकन कर सकते हो। मतलब कोई भी समस्या हो गई भाई, कोई भी समस्या आप सुलझाना चाहते हो, जैसे कि आपके घर में है, लगातार क्या समस्या आ रही है। हाँ, एक अच्छा सा उदाहरण मेरे दिमाग में है, घर से नहीं गांव से याद दिलाता हूँ। आपका गांव कोई नदी के किनारे है, समझ में आ गया और हर साल क्या होता है, उस नदी में बाढ़ आ जाती है। अब आप में से आप उधर के साइड के विद्यार्थी हो, झालावाड़, करौली, धौलपुर, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो सकती है वहाँ पे समझ सकते हो। इधर के जयपुर की साइड वाले तो इतना ज़्यादा इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर लो। समझ लो कि एक नदी है, उसमें बार बार आपका गाँव नदी किनारे बार बार उसमें बाढ़ आ जाती है, छोटी सी नदी है। तो आप क्या करोगे,
सारे गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, इसके तटबंध बनाएंगे। तटबंध क्या होते हैं? नदी होते हैं, नदी के किनारों को सीमेंट से या फिर आपके सामने जो ये कट्टों में मिट्टी भर भर के उसके किनारों को बना दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो उसका मिट्टी का कटाव ज़्यादा नहीं होता, पानी सीधा का सीधा निकल जाता है। तो अब आपने उसका जब जो प्रॉब्लम ये थी इसका समाधान निकाला, तो इसका आपको क्या निकला, अगले साल फिर से बारिश हुई और बारिश उससे अच्छी भी हुई, लेकिन इस बार बाढ़ हुई लेकिन बहुत कम देखने को मिली। समझ में आया? तो आपने क्या किया, अब आपने अंतिम उत्पाद निकाला क्या, कि भाई अब अगली बार हम इसके तटबंधों को और थोड़ा चौड़ा करके निकालेंगे और थोड़ा चौड़ा करेंगे। ये प्रयोग है वो सफल रहा। तो कोई भी समस्या समाधान का अंतिम कदम क्या होता है? परिणाम का मूल्यांकन करना, कि आपने कोई प्रॉब्लम सोल्व की है, उसका क्या रिजल्ट पॉजिटिव निकला या नेगेटिव निकला, उसको क्या कहा जाता है? समस्या समाधान का अंतिम कदम के नाम से जाना जाता है। सिर्फ रटने से कौन सी क्षमता कमजोर होती है? तो जैसे कि अब मैंने आपको पीडीएफ डाली, तो दो प्रकार के विद्यार्थी, एक मेरा वीडियो देखने वाले, एक दूसरे क्या करेंगे, सिर्फ चीज़ों को रटते रहेंगे। लेकिन जो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा और फिर चीज़ों को पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। समझना? रटना ही नहीं पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ज़्यादा रटते रहते हैं तो उनका किस चीज़ की कमी हो जाती है? समझने की क्षमता की कमी हो जाती है। तो मैंने कितने उदाहरण दे के समझाए आपको कि अंतिम उत्पादन क्या होता है, समस्या तनाव का कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, लाइफ लर्निंग क्या होती है। वो उदाहरण आप शायद नहीं समझ पाओगे इन सब चीज़ों से संबंधित। समझ में आ गया? पीडीएफ को पढ़ के 1% याद कर सकते हो, पेपर में अच्छे अंक भी प्राप्त कर लो, क्या पता, लेकिन इतनी चीज़ें आप नहीं समझ सकते हो। अगला क्या हुआ? रचनात्मक चिंतन किस प्रकार के विचारों को प्रोत्साहित करता है? व्हाट टाइप ऑफ द थिंकिंग डज द क्रिएटिव थिंकर इनक्रेज? तो एक क्रिएटिव थिंकर होता है वो किस चीज़ की थिंकिंग को इनक्रेज करता है? नवीन और लचीले विचार। तो उसके दिमाग में कैसे आएंगे? एक क्रिएटिविटी होती नवीन विचारों की, नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों को बनाना, तो उसके दिमाग में नवीन और लचीले विचार देखने को मिलते हैं। आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 है इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या है? तनाव, स्ट्रेस से निपटने की पहली सीढ़ी क्या होती है? तो भैया आपको क्या हुआ, आपके पास एग्जाम चल रहे हैं, आपने पढ़ाई नहीं की, लास्ट समय आपको टेंशन हो रही है, लाइफ लर्निंग का पेपर कैसे क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, तनाव हो रहा है। तो आपको क्या कर सकते हो, इस चीज़ को आप कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो? इसका कारण पहचान सकते हो, मतलब कारण की पहचान करना। अब आपको क्या कारण पहचाना कि लाइफ लर्निंग का है, कोई क्लास मिल नहीं रही है, पीडीएफ भी नहीं है मेरे पास, सीरीज़ नहीं है, तो आपने क्या कारण को पहचाना। सॉल्यूशन क्या मिला? यूनिवर्सिटी चैंपियन पे गए, टेलीग्राम से पीडीएफ उठाई, क्लास देखी वहाँ से और फिर से याद कर लिया, पास हो गए, तनाव दूर हो गया। यही है। तो इसी को क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप, कोई भी स्टेप तनाव को, कोई भी चीज़ हो गई, उसका पहला कदम क्या होता है? उस चीज़ को समझना। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज़ के कारण का समझना ही पहला कदम होता है। कौन सा तरीका तनाव घटाने में सबसे अधिक सहायक होता है? विच मेथड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पफुल इन द रिड्यूसिंग स्ट्रेस? तो कौन सा होता है आपके सामने? सही आंसर क्या होगा? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करते हो ना, जब आप रनिंग वगैरह करते हो, जिम वगैरह में जाते हो, तो काफ़ी लोगों को सुना उससे हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग वगैरह आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, और इससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो दिमाग में भी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है? आपका दिमाग है वो रिलैक्स हो जाता है एकदम। भावनाओं को दबाने को क्या कहा जाता है? व्हाट में हैपन इफ इमोशंस आर सप्रेस्ड? तो क्या हो सकता है? अब एक बात सोचो, थारा घर का था बार बार है कि बेटा पढ़ लिया करे, थे पढ़ो को नहीं थाना वो झाड़, अब घर का पे झाड़ निकाल कौन सको, तो बात झाड़ की पे निकलेगी, बाकी तो थारा कोई जानवर वो पे निकलेगी, या फिर कोई दोस्ता कन जाओगा वो पे निकलेगी, या थे क्या होगा, थोड़ा तनाव में जाओगा, टेंशन में जाओगा, कोई मतलब कोई कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाओगी। तो इससे क्या है? कोई अपनी भावना दबा रहे हो थे, तारा गुस्सा दबा रहे हो जाने, तो क्यों थे कोई मतलब टेंशन में आया हो, या फिर थारे अंदर कोई गलत भावना आई है। तो ये क्यों आई है? तनाव व चिंता पैदा होती है जब आप अपनी भावनाओं को बार बार दबाते रहते हो। तब गुस्से से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कोप विद एंगर? तो गुस्से से कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है? गहरी सांस लेना। मतलब आप एक बार लंबी सांस लो, होल्ड रखो उसको कुछ तरीके से, और फिर रिलीज़ कर दो। अच्छा, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, आपको जीवन में बहुत काम आएगा। अगर आपके जीवन में कभी भी स्ट्रेस आई बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी एक नोस्ट्रिल होती है, नोस्ट्रिल मतलब एक साइड की नाक, उसको बंद कर लेना है। फिर आपको दूसरे नाक की सांस उसको खुला छोड़ना है, वहाँ से सांस लेनी है, जितनी ले सकते हो उतनी ले लो। फिर आप उसको क्या करो? 16 सेकंड के लिए होल्ड रखो, फिर दूसरे नाक से उसको छोड़ दो। 8 सेकंड में लेनी होती है, 16 सेकंड होल्ड करना होता है, और 8 सेकंड में आपको रिलीज़ करनी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करो? लगभग 2-3 मिनट कर लो, आपका स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। और एग्जाम में भी कर सकते हो। काफ़ी बच्चों को एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो आप थोड़ा मतलब ऐसे नहीं बार बार लेनी है,
सांस लो, लंबी सांस, थोड़ा होल्ड रखो, मतलब 5-10 सेकंड जितना भी रख सकते हो, फिर उसको रिलीज करो, फिर सेम प्रोसेस को 5-10 बार अपना लो, आपका स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा इस चीज़ से। समझ में आ गया? तो डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेकर आप गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हो और एंजाइटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट आर द नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्रेशन। तो आपको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको खुद के ऊपर जागरूकता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्यों गुस्सा आया है, मुझे इसको कैसे नियंत्रण करना है। भाई दूसरे आपको कितने दिन बताते रहेंगे, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा इन सब चीज़ों पर। अगले वाला पर्सन है, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव इमोशन। तो सकारात्मक भावनाओं का क्या फ़ायदा होता है, तो सकारात्मक भावनाओं का क्या फ़ायदा होता है, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। आपका जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है, बेहतर होता चला जाता है वक्त के साथ। अब अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, और मानसिक स्वास्थ्य होगा तो आप जीवन में काफ़ी बेहतर चीज़ें करोगे। व्हाट आर द एक्सप्रेशन इमोशन प्रॉपरली कॉल्ड। तो अपनी भावनाओं को अच्छे से बता देने को क्या कहा जाता है, इमोशनल एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको गुस्सा आया तो आपने एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन हर टाइम नहीं, काफ़ी बार बहुत दिनों से परेशान हो तो आपको निकाल लेना चाहिए कभी कभी, और अपनी भावनाओं को बता भी देना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हो, उस स्ट्रेस से फ्री हो सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। एक्सेसिव स्ट्रेस कैन लीड, तो बहुत ज़्यादा जो तनाव वो किस चीज़ को लीड करता है, सही आंसर क्या होगा आपके सामने, सही आंसर होगा आपके सामने आपका मानसिक व शारीरिक रोग भी हो सकते हैं, बीपी वगैरह हो सकती है आपको, हो सकता है कि आपको मतलब मानसिक तनाव दिमाग से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल जाए, डिप्रेशन के शिकार हो जाओ आप। वाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इमोशन। तो पॉजिटिव इमोशन कौन सा आपका, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। मतलब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसको आपने उसकी प्रशंसा कर दी, आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हो, तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता क्या एक पॉजिटिव इमोशन के रूप में जाना जाता है। गुस्सा कब तक खतरनाक हो सकता है, तो गुस्सा कब तक खतरनाक होता है, जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो। नियंत्रण कर सकते हो तब तो क्या ही खतरनाक होगा। तो यही है लाइफ लर्निंग स्किल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करा दिए, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना।